बादल गरज रहे थे। एक तेज रोशनी ने साइबेरिया के आसमान को रोशन कर दिया। ये धमाका हिरोशिमा से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसने 830 वर्ग मील में 8 करोड़ पेड़ों को गिरा दिया। कोई गड्ढा नहीं बना, उल्कापिंड का कोई टुकड़ा नहीं मिला। तुंगुस्का में क्या हुआ ये समझने के लिए वैज्ञानिक दशकों तक जूझते रहे। हजारों मील दूर निकोला टेस्ला अपने वार्डन क्लिफ टावर लैब में मुस्कुरा रहे थे। उनकी टेस्ला रे ने बिल्कुल सही काम किया था। जब 1942 में टेस्ला की मृत्यु हुई तो सरकारी एजेंटों ने उनकी रिसर्च को जब्त कर लिया। दशकों बाद अलास्का में हार्पी दिखाई दिया। 180 एंटेना आयनोस्फेयर में ऊर्जा भेज रहे हैं। सेना इसे रिसर्च कहती है, लेकिन गुप्त दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। जो दुनिया के लिए टेस्ला का सबसे बड़ा तोहफा होता, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली। 1901 में निकोला टेस्ला ने वार्डन क्लिफ बनाया। लॉन्ग आइलैंड का 190 फीट का टावर रेडियो सिग्नल के लिए नहीं था। यह पूरे ग्रह में वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए था, और यह थियोरेटिकल नहीं था। टेस्ला ने 1899 के वर्ल्ड्स फेयर में वायरलेस पावर दिखाया था। उसने बिना तारों के फास्फोरेसेंट ट्यूब्स जलाए। भीड़ हैरान थी। टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी एक सर्किट की तरह बिजली का संचालन कर सकती है। रहस्य इयोनोस्फीयर था, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेरिक लेयर जो 50 मील ऊपर से शुरू होती है। इस लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डालकर वह एक प्लैनेट वाइड रेजोनेंस सिस्टम बना सकता था। पूरी दुनिया का रेजोनेंस सिस्टम, मतलब ये टेक सपोर्ट वालों को काम देता है। मेरा ह्यूमन फिर से नर्ड वाली बातें कर रहा है। मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। देखो, इसे ऐसे समझो जैसे किसी बच्चे को झूला झुला रहे हो। छोटे छोटे धक्के सही समय पे झूले को ऊंचा ले जाते हैं। टेस्ला इयोनोस्फीयर को अर्थ के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे धक्का देना चाहता था। इससे स्टेबल वेव्स पूरी पृथ्वी पर घूमेंगी। अर्थ 7.83 हर्ट्ज पे रेजोनेट करती है, और ये 1954 में प्रूव हुआ। टेस्ला को इसका अंदाजा था, पर वो श्योर नहीं था। उसे आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। जेपी मॉर्गन ने पहले प्रोजेक्ट को फंड किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि टेस्ला पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता है, तो उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। मॉर्गन ने पूछा, अगर कोई भी पावर यूज कर सकता है तो मीटर कहां लगाएंगे? मॉर्गन के सपोर्ट के बिना टेस्ला बर्बाद हो गया। 1930 के दशक में टेस्ला ने टेलीफोर्स की घोषणा की। प्रेस ने इसे डेथ रे कहा। टेस्ला ने कहा कि यह ऊर्जा की एक अदृश्य दीवार बना सकता है जो सैकड़ों मील दूर से विमानों और सेनाओं को नष्ट कर सकती है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो टेस्ला के डेथ रे और वार्डन क्लिफ टावर पर हमारा एक पूरा एपिसोड है। डेथ रे लिंक नीचे आपके लव लगेज में है। 1945 में जब टेस्ला की मृत्यु हुई तो अमेरिकी सरकार ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उनका शरीर अभी भी गर्म था, क्योंकि उनकी पूरी विरासत सरकारी बक्सों में पैक की जा रही थी। टेस्ला का सपना उनके साथ ही मर गया, लेकिन उनका रिसर्च उन लोगों के हाथों में जीवित रहा जिन्होंने मुफ्त ऊर्जा नहीं बल्कि असीमित शक्ति देखी। टेस्ला के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एक MIT प्रोफेसर के पास रिव्यू के लिए भेजे गए थे। वो प्रोफेसर थे जॉन ट्रंप, जो आगे चलकर राष्ट्रपति के चाचा बने। ट्रंप, जो नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के मेंबर भी थे, ने कहा कि टेस्ला की रिसर्च में कुछ भी खास नहीं था। यह सच नहीं था। ओ देखो, मेक अमेरिका लाई अगेन, मेक। फौज चुपके से टेस्ला का काम जारी रखा। कुछ रिसर्च राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में प्रोजेक्ट निक के तहत गया। ये एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जो 1945 में टेस्ला के पार्टिकल बीम वेपन को स्टडी करने के लिए लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट निक का डिटेल्स अभी भी क्लासिफाइड है। ऑफिशियली प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन पार्टिकल बीम रिसर्च जारी रहा। डार्पा ने प्रोजेक्ट सीसॉ 1958 में लॉन्च किया। प्रोजेक्ट निक की तरह सीसॉ को भी कई सालों तक जोरदार फंडिंग मिली, और प्रोजेक्ट निक की तरह सीसॉ भी चुपके से बंद कर दिया गया। इस दौरान टेस्ला की पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। फिर सालों बाद डार्पा और US एयरफोर्स ने अलास्का में एक महंगा सीक्रेट फैसिलिटी बनाया। वहां की टेक्नोलॉजी टेस्ला के इतिहासकारों को जानी पहचानी लगेगी। फौज वाले कहते हैं कि ये जगह सिर्फ रिसर्च के लिए है, लेकिन पेटेंट्स कुछ और ही कहते हैं। 1987 में फिजिसिस्ट बर्नार्ड ईस्टलैंड ने एक पेटेंट फाइल किया जिसका नाम था मेथड एंड apparatus फॉर ऑल्टरिंग अ रीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, आयोनोस्फीयर एंड और मैग्नेटोस्फीयर।
इस पैटेंट में एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया था जो रेडियो वेव्स का यूज करके आयोनोस्फीयर के कुछ हिस्सों को गर्म कर सकती है। ईस्टलैंड अकेले काम नहीं कर रहे थे। ARCO टेक्नोलॉजीज ने उनकी रिसर्च को फंड किया था। ARSO के पास अलास्का के नॉर्थ स्लोप में बहुत ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। उन्हें ईस्टलैंड का इन्वेंशन अपने गैस को किसी वैल्यूएबल चीज में बदलने का तरीका लगा, बिजली में। और ईस्टलैंड की टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। ARCO ने सबसे पहले 1984 में उनसे अलास्का के नॉर्थ स्लोप पर मौजूद नेचुरल गैस का यूज ढूंढने के लिए संपर्क किया था, जिसे वो बेच नहीं पा रहे थे। आपको अंदाजा हो कि उन्होंने कितने गैस का यूज ढूंढने को कहा था? इतना गैस कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 1 साल के लिए पूरी बिजली बन सकती थी। ये टेक्नोलॉजी सीधी सी बात है, एक पावरफुल रेडियो सिग्नल आयनोस्फीयर में भेजा जाता है एक खास जगह को टारगेट करके। ये एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्साइट करती है, उन्हें गर्म करती है और उनके गुण बदल देती है। ये गर्म जगह एक ऑप्टिकल लेंस की तरह काम करती है, लेकिन लाइट को मोड़ने की बजाय ये रेडियो वेव्स को मोड़ती और दूसरी तरफ भेजती है। इसमें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में रडार सिग्नल और प्राकृतिक धाराएं शामिल हैं। ये एक ग्लोबल इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर लगाने जैसा है। ये लेंस ट्रांसमिशन साइट से हजारों मील दूर तक असर कर सकता है। ईस्ट के पेटेंट फाइल करने के 1 साल के अंदर ARCO को अलास्का में एक ऐसी ही सुविधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब स्थानीय लोगों ने मार्च 1988 की ओमनी मैगजीन में इसके बारे में पढ़ा तो वे चिंतित हो गए। सेना ने जोर देकर कहा कि वे एक रिसर्च फैसिलिटी बना रहे हैं, बस सरकार पर भरोसा मत करो। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ईस्टलैंड का पेटेंट देखा और भाषा बिल्कुल स्पष्ट थी। पेटेंट में बताए गए उपयोगों में मिसाइलों को नष्ट करना, संचार नियंत्रण और व्यवधान शामिल थे। कुछ और भी विचार थे, मौसम को बदलने के लिए और अंत में ऊपरी वायुमंडल के एक हिस्से को अंतरिक्ष में और ऊपर उठाने के लिए, जहां उम्मीद है कि यह मिसाइलों के रास्ते को मोड़ सकेगा। ये ईस्ट के अपने शब्द हैं। ये आयनोस्फेरिक रिसर्च के लिए कोई आविष्कार नहीं था। जैसे ही अलास्का के जंगल में हार्पी बना, सेना के इरादे साफ हो गए। वे सिर्फ आकाश का अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे इसे हथियार बना रहे थे। दुनिया भर में कई हाई पावर रेडियो एंटेना हैं, लेकिन हार्पी के मुकाबले वे 50 मिलीमीटर तोप की तुलना में बच्चे की टोपी वाली बंदूक जैसे हैं। जब लोकल्स ने देखा कि डार्पा और एयरफोर्स अलास्का में क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने जवाब मांगा। मिलिट्री ने माना कि उन्होंने एंटेनास बनाए हैं जो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ईस्ट के पेटेंट से अलग टेक्नोलॉजी यूज की है। रुको, देखने दो, समझ आया कि नहीं? बोलो। टेस्ला मर गए। गवर्नमेंट ने उनके डेथ रे मशीन के प्लान्स चुरा लिए, वो प्लान्स खो गए। फिर किसी चमत्कार से उन्हें एक आदमी मिल गया जिसने टेस्ला के डेथ रे मशीन के बेस्ड पर बहुत सारा सामान पेटेंट कराया। उन्होंने उसे ये हेआरपी चीज बनाने के लिए पैसे दिए, पर वो उसका सामान यूज नहीं कर रहे, वो कुछ और यूज कर रहे हैं और सब ठीक है, देखने को कुछ नहीं है। बस इतना ही है क्या? बकवास। 2007 में अपनी डेथ से पहले ईस्टलैंड ने कंफर्म किया कि मिलिट्री को उनके काम में इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि हेआरपी मेरे प्लान जैसी चीज के लिए परफेक्ट फर्स्ट स्टेप है। इसमें पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, फौज कभी सोती नहीं। जब आप ईस्टलैंड के काम पर बने दूसरे पैटर्न्स को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री हेआरपी ट्रांसमीटर को कैसे यूज करना चाहती है। ये उन्हें कुछ एटमॉस्फेरिक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इफेक्ट को रिप्लेस करने के लिए एक टूल दे सकता है, जो अभी भी कुछ प्लानर्स द्वारा एक ऑप्शन माना जाता है। ये ह्यूज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सबमरीन कम्युनिकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। ये हेआरपी के करंट लोकेशन के लिए प्लान किए गए ओवर द होराइजन रेडार सिस्टम को ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम से रिप्लेस कर सकता है। हेआरपी और ईस्ट के पेटेंट्स के बीच टेक्निकल सिमिलैरिटीज इंजीनियर्स के लिए ऑब्वियस हैं। 1993 तक डार्पा और एयरफोर्स ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो वेदर को वेपन में बदल सकती थी, और वो अपना नया खिलौना दिखाने के लिए एक्साइटेड थे। ये कहना कि आयनोस्फेयर और धरती के मौसम का कोई लेना देना नहीं है, एकदम झूठ है। हम थोड़ी सी ऊर्जा से ही धरती के ऑरोरा को बना सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स के फटने से मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। इस बात के कई सबूत हैं कि ऊपरी वायुमंडल की घटनाएं निचले वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती हैं, और ऐसा ही उल्टा भी होता है। 1996 में यूएस एयरफोर्स ने वेदर एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ओनिंग द वेदर इन 2025 प्रकाशित किया।
ये साइंस फिक्शन नहीं था, ये असली मिलिट्री का वेदर मॉडिफिकेशन को कॉम्बैट टूल की तरह इस्तेमाल करने का असेसमेंट था। पेपर में लिखा था वेदर मॉडिफिकेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनेगा और इसे एकतरफा भी किया जा सकता है। इसके ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं और इसे डराने धमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदर वॉरफेयर कोई नई बात नहीं है। वियतनाम वॉर के दौरान यूएस ने ऑपरेशन पॉपियाई चलाया था, जिसमें उन्होंने बादलों में केमिकल डालकर दुश्मन के सप्लाई रूट्स पर मॉनसून का मौसम बढ़ा दिया था। वो इसे मड़ बनाना कहते थे, न कि वॉर। मिलिट्री और उनके प्यारे प्यारे ऑपरेशन नेम्स। ये तो ऐसा है जैसे अपनी गिलोटिन का नाम मिस्टर स्निप्पी रख दिया हो। बरसों से बिजली से बारिश कराने का आइडिया एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, लेकिन अब दुबई एक तपते रेगिस्तान में ड्रोन से बादलों पर बिजली गिराकर बारिश करवा रहा है। कमाल है ना। क्रिटिक्स का कहना है कि हार्पी की पावर ग्लोबल वेदर को अफेक्ट करने के लिए बहुत कम है। एक बिजली में 1 बिलियन वॉट्स होते हैं। एक हरिकेन हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। हे आरपी कैसे मुकाबला करेगा? इसका जवाब है क्योस थ्योरी। वेदर एक क्योंटिक सिस्टम है और क्योंटिक सिस्टम्स में छोटे छोटे बदलाव बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है बटरफ्लाई इफेक्ट। आपको देखा नहीं, हम पब ट्रिविया नहीं खेल रहे हैं। हाँ, सॉरी बोलिए। हार्प के डिजाइनर्स केओस थ्योरी को समझते थे। उनको नेचर के पावर से मैच करने की जरूरत नहीं थी, बस ये जानना था कि प्रेशर कहां लगाना है। एक तितली के पंखों से टॉर्नेडो शुरू हो सकता है और हार्पी अब तक की सबसे पावरफुल तितली थी। वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आयोनोस्फीयर का क्या हो रहा है। अगर वो सही फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं उस प्लूम को स्पेस में पुश करने के लिए, तो वो एनर्जी आयोनोस्फीयर से वापस डिस्चार्ज हो सकती है, रेडियो बीम से नीचे और अर्थ पर स्ट्राइक कर सकती है, और ये थंडरबोल्ट से रिलीज होने वाली एनर्जी से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होगी। पिकिंग अप नाउ। वाह। और ये एक थंडरबोल्ट से निकलने वाली एनर्जी का लगभग 100 गुना होगा। मीटियोरोलॉजिस्ट एडवर्ड एन लॉरेंस ने 1972 में यह कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था और उनका कहना था कि एक छोटी सी बटरफ्लाई भी इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज शुरू कर सकती है जिससे टॉर्नेडो आ सकता है। हिस्ट्री बटरफ्लाई इफेक्ट से भरी पड़ी है। हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसे वियना के आर्ट स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया। उसने एक अलग रास्ता चुना। अगस्त 9, 1945 को कोकुरा शहर पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाना था, लेकिन टारगेट ढूंढने के लिए बहुत बादल थे, इसलिए नागासाकी को चुना गया। हार्पी को नेचर की पावर से मैच करने की जरूरत नहीं है। उसे कैटास्ट्रोफी ट्रिगर करने के लिए सही जगह और सही समय पर बस एक छोटा सा प्रिसाइज नड्ज चाहिए। 1977 तक मौसम के साथ छेड़छाड़ इतनी बड़ी चिंता बन गई थी कि संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संशोधन सम्मेलन के जरिए इस पर पाबंदी लगा दी। क्या अमेरिकी सेना ने यूएन की बात मानी? नहीं। यूएन ने 1999 में खास तौर पर हार्पी का जिक्र किया और फिर से ऐसी तकनीकों पर पाबंदी लगाने को कहा जो फौजी मकसद से पर्यावरण को बदल सकती है। क्या अमेरिकी सेना ने इस बार यूएन की बात मानी? नहीं। यूएन ने कई प्रस्ताव पारित किए जिनमें हेआरपी जैसी सुविधाओं की पारदर्शिता, निगरानी और अंतरराष्ट्रीय मॉनिटरिंग की मांग की गई। क्या अमेरिकी सेना ने छोड़ो भी। 2002 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भूभौतिकीय हथियारों के बारे में चिंता जताई जो मौसम को बदल सकते हैं। वो एआरपी के बारे में बात कर रहे थे। फिर रूस और चीन ने अपने खुद के आयनोस्फेरिक हीटर बनाए। उन्होंने इसकी सैन्य कीमत देखी और एक ऐसी हथियारों की दौड़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, अभी हमारे सिर के ऊपर हो रही है। लेकिन हार्पी में एक और काबिलियत थी, मौसम बदलने से भी ज्यादा ताकतवर। रेडियो वेव्स को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे पुल्स करके हार्पी ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स बनाता था जो धरती और समुद्र के अंदर तक जाती थीं। ये आरपी की सबसे डरावनी और एक्साइटिंग चीज है इसके इस्तेमाल की संभावना। जैसे कि एरे से जनरेट होने वाली ELF वेव्स को कई मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि अंडरग्राउंड बेसिस ढूंढना, टनल्स, यहां तक कि केव्स भी। गवर्नमेंट को हार्पी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये एक नया फ्रंटियर है, एक पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका। ये वेव्स 1 से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच ऑसिलेट करती हैं, बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेरिक रेजोनेंस के अंदर। फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्या होगा अगर इन एनर्जी वेव्स को एटमॉस्फेयर की जगह धरती के अंदर फॉल्ट लाइंस पर डायरेक्ट किया जाए।
जब वैज्ञानिक भूकंपों की जांच करते हैं तो वे दो चीजों पर ध्यान देते हैं, टेक्टोनिक स्ट्रेस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हर चीज एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, धातु, पत्थर, आपका शरीर। किसी चीज को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर रखने से वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और कभी कभी वाइब्रेशन इतने तेज हो जाते हैं कि वे चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आवाज से शीशा टूट जाना। इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड मटेरियल फेलियर कहते हैं। ये बड़ी चीजों पर भी काम करता है। एक मशहूर उदाहरण 1940 में टैकोमा नैरो ब्रिज का गिरना है। ब्रिज पर उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हवा लगने से वाइब्रेशन पैदा हुए, जिससे वो टूट गया। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की भी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। फॉल्ट लाइंस पृथ्वी की ऊपरी परत में दरारें होती हैं। जब वे एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं तो बहुत तनाव पैदा करती हैं। सही ट्रिगर इस तनाव को छोड़ सकता है। 1983 में मैंने जमीन में तेल ढूंढने के लिए 30 वॉट से रेडियो टोमोग्राफी की थी। मुझे 9 राज्यों में 26 तेल के कुएं मिले, और हर बार सिर्फ 30 वॉट की पावर सीधे ठोस चट्टान में भेजकर 100% सटीक था। HRP या हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑनरोरल रिसर्च प्रोजेक्ट प्रयोगों के लिए 2 अरब वॉट सीधे आयनोस्फीयर में भेजता है। अब यह बहुत खतरनाक है। 2 जनवरी 2020 को हैती में एक भयानक 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस भूकंप में सबसे संदिग्ध चीज थी इसकी लोकेशन। ये एक ऐसे फॉल्ट सिस्टम के साथ हुआ जो भूवैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से अलग तरीके से व्यवहार करता था। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हैती के ऊपर आयनोस्फीयर में असामान्य हीटिंग पैटर्न और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनियमितताओं को रिकॉर्ड किया। इस दौरान HARP एक्टिव था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने अमेरिका पर टेक्टोनिक हथियारों का इस्तेमाल करके भूकंप लाने का आरोप लगाया। स्पेनिश अखबार ABC ने शावेज के हवाले से कहा कि अमेरिकी नौसेना ने हैती के तट पर एक ऐसा हथियार छोड़ा जो एक शक्तिशाली भूकंप ला सकता है। इस थ्योरी को तब तक खारिज कर दिया गया था जब तक शोधकर्ताओं ने तकनीकी संभावना की जांच नहीं की। ऐसी ही चीजें दूसरे भूकंपीय घटनाओं में भी दिखाई दी। 2008 के सिचुआन भूकंप में लगभग 90,000 लोग मारे गए थे। कुछ शोधकर्ताओं ने इस आपदा और HARP ऑपरेशंस के बीच संबंध देखा। 2011 का भूकंप, जिसने फुकुशिमा आपदा को ट्रिगर किया, वह भी कई स्टेशनों द्वारा खोजी गई आयनोस्फेरिक अनियमितताओं के साथ हुआ। यह सब देखकर चीन को इतनी चिंता हुई कि 2018 में उन्होंने चाइना सिस्मो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटेलाइट लॉन्च किया, जो आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस और भूकंप के बीच कनेक्शन स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। चीनी रिसर्चर्स ने आयनोस्फेरिक हीटिंग और भूकंपीय गतिविधि के बीच संबंधों की जांच करने वाले पेपर्स पब्लिश किए। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, एक पैटर्न सामने आया। बड़े भूकंप वहां आ रहे थे जहां कुछ घंटे पहले ही HARP की एनर्जी डिटेक्ट की गई थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इस्तेमाल हमारे ऊपर वाले आसमान या हमारे पैरों के नीचे जमीन से कोई लेना देना नहीं था। HARP की टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी सीमा को पार कर सकती है। इंसानी दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है। लगभग 1 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज तक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अलर्ट हैं। ये ELF साउंड्स हैं। ELF मतलब जैसे कोई एल्फ। अरे हम लेगोलस की बात कर रहे हैं या सांता के एल्फ की? एल्फ नहीं, ELF। ओ, मेरी दूसरी बीवी ELF साउंड्स जनरेट करती थी, एक्सट्रीमली लाउड एंड फ्यूरियस। ELF का मतलब ये नहीं है। हाँ, ये किसी वकील को जाकर बताओ। उसके 15 मिनट ELF के बाद मैंने अपनी 84 की कमारों की चाबियां उसके नाम कर दी। ओह, मुझे उस कार से कितना प्यार था। ELF का मतलब है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। HARP इंसानी दिमाग की तरंगों जैसी ही तरंगें पैदा कर सकता है। जब आप HARP अधिकारियों से इसके बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उनका एंटीना सीधे ELF तरंगें नहीं बनाता। लेकिन जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको सटीक होना होगा। HARP ELF तरंगें नहीं बना सकता, ये सही है, लेकिन यह आयनोस्फीयर को इस तरह गर्म कर सकता है कि ELF तरंगें एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती हैं। दस्तावेज दिखाते हैं कि HARP ने वर्षों तक ELF तरंगें पैदा की। यह चिंताजनक है क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के काम को प्रभावित कर सकते हैं। इस घटना को फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पांस या FFR कहा जाता है। डॉर्निक बेगिच, एंजिल्स डोंट प्ले दिस HARP के लेखक बताते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पांस को प्रभावित करने की क्षमता है। जहां दिमाग एक बाहरी सिग्नल पर लॉक हो जाता है, उसे कॉपी करने लगता है।
और दिमाग का रसायन बदल जाता है। तो इससे भी आसान हार्प दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल, ये मानसिक कार्य को बदलने के अर्थ में नियंत्रित कर सकता है। बेगिच को कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता है, लेकिन एफएफआर सिद्ध विज्ञान है। और आप जानते हैं कि इसे किसने साबित किया? अमेरिकी सेना ने। 1980 के दशक में डॉ माइकल पर्सिंगर ने अमेरिकी नौसेना द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान किया। उन्होंने दिखाया कि टेम्परल लोब पर लगाए गए कमजोर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऑल्टर्ड स्टेट्स को इंड्यूस कर सकते हैं, जिनमें धार्मिक अनुभव और हेल्यूसिनेशन शामिल हैं। जब किसी बाहरी फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आता है तो दिमाग उसके साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। यही कारण है कि तेज चमकती रोशनी कुछ लोगों में दौरे को ट्रिगर कर सकती है। ओ, क्या यही कारण है कि हर बार जब मैं डेंटिस्ट के ऑफिस में होता हूं तो मुझे अचानक इट्स रेनिंग मैन के सभी लिरिक्स याद आ जाते हैं? ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह अच्छा, हालेलुया, आमेन। यूरोपियन पार्लियामेंट इस टेक्नोलॉजी को सीरियसली लेता है। 1999 का रेजोल्यूशन A45 HRP का स्पेसिफिकली मेंशन करता है और इसकी मैनिपुलेटिव कैपेबिलिटीज की वजह से ह्यूमन हेल्थ और साइकोलॉजी पे पड़ने वाले इफेक्ट्स की चिंता जाहिर करता है। रेजोल्यूशन ने HRP के एथिकल इंप्लीकेशंस की ट्रांसपेरेंसी की मांग की। क्या यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री EU की सुनता है? नहीं, क्योंकि HRP आयोनोस्फीयर यूज करता है। ये बड़े एरिया में लोगों के मेंटल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये हेलुसिनेशंस कॉज कर सकता है, इमोशंस ऑल्टर कर सकता है और सीजर्स इंड्यूस कर सकता है, ऑल विदाउट देयर नॉलेज। हार्प ऑफिशियल्स माइंड कंट्रोल एलिगेशंस डिनाई करते हैं, लेकिन CIA ने भी माइंड कंट्रोल रिसर्च करने से मना किया था। फिर MK अल्ट्रा एक्सपोज हुआ और पता चला कि CIA एग्जैक्ट सेम टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रही थी। दूसरे कंट्रीज ध्यान दे रहे थे। 1998 में एक रशियन मिलिट्री जर्नल ने द माइंड हैज नो फायरवॉल पब्लिश किया। इसे बाद में US आर्मी वॉर कॉलेज ने रिपब्लिश किया। आर्टिकल ने वार्न किया कि ह्यूमन माइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रूजन के लिए वल्नरेबल है। माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइंस फैक्ट है। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कैपेबिलिटीज रिफाइन करता जा रहा है, वैसे ही दूसरे वर्ल्ड पावर्स भी कैच अप करने की रेस में है। ये हार्पी कंस्पिरेसी थ्योरीज 1980 से ही है। इतने लोगों ने मुझसे इसके बारे में बनाने को कहा, मुझे लगा था ये स्टोरी इतनी कॉमन है, लेकिन हार्पी रिसर्च करते हुए मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि ये थ्योरीज साइंटिफिकली कितनी पॉसिबल हैं। मुझे ये भी हैरानी हुई कि साइंस का इतना सारा हिस्सा टेस्ला के काम पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, सबसे पहली बात, HRP एक हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर है जो रिसर्च के लिए इयोनोस्फीयर को गर्म करने के लिए बनाया गया है। ये फैसिलिटी असली है, ये काम करती है, ये लेजिटिमेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करती है, ये फैक्ट्स हैं। दूसरी बात, डिफेंस एजेंसीज ने HRP को फंड किया और इसे ज्यादातर समय ऑपरेट किया है। एयरफोर्स, नेवी और डार्पा आमतौर पर बिना मिलिट्री एप्लीकेशंस के प्योरली साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं करते। अब ये प्रूव नहीं करता कि ये कोई वेपन है, लेकिन ये सजेस्ट करता है कि HRP में पब्लिकली एक्नॉलेज किए गए से ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। तीसरी बात, जिन पेटेंट्स पे HRP बना है वो साफ साफ वेदर मॉडिफिकेशन और अर्थ पेनिट्रेटिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बर्नार्ड ईस्टलैंड, जिन्होंने ये पेटेंट्स बनाए थे, उन्होंने मरने से पहले 2007 में इनके मिलिट्री यूजेस की बात मानी थी। HRP की वजह से हरिकेन्स या अर्थक्वेक्स आने की जो एक्सट्रीम बातें हैं, उनका कोई पक्का सबूत नहीं है। HRP के ऑपरेशंस और कुछ डिजास्टर्स के बीच कनेक्शंस तो हैं, लेकिन कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरा हुआ। अर्थक्वेक्स और सीवियर वेदर HRP के आने से बहुत पहले से होते आ रहे हैं। इस फैसिलिटी का 3.6 मिलियन वॉट्स इतना कम लगता है कि वो डायरेक्टली कोई मेजर वेदर इवेंट्स या अर्थक्वेक्स नहीं ला सकता, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि वेदर सिस्टम्स इतने कैओटिक हैं कि छोटे से टारगेटेड इनपुट्स भी बड़े इफेक्ट्स ला सकते हैं। मन को काबू करने वाली बातों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन दिमाग पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस का साइंस असली है और डॉक्यूमेंटेड भी है। HRP ऐसी फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है जो ह्यूमन ब्रेन वेव्स से ओवरलैप करती हैं, लेकिन पॉपुलेटेड एरियाज तक पहुंचने वाला सिग्नल इतना कमजोर होगा कि कोई नोटिसेबल इफेक्ट्स नहीं होंगे। शायद, हो सकता है। 2015 में HRP की ओनरशिप मिलिट्री से यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को ट्रांसफर हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स अगले महीने हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल प्रोग्राम, जिसे HRP कहते हैं, उसका कंट्रोल लेने की तैयारी कर रही है।
ऑफिशियल्स ने इसे ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम बताया, क्रिटिक्स ने इसे मिलिट्री वेपन को एकेडमिक रिसोर्स के रूप में रिब्रांडिंग करना समझा। अब यूनिवर्सिटी पब्लिक टूर्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को अलाउ करती है, लेकिन फॉर्मर डार्पा एम्प्लॉइज ने कहा है कि हैंडओवर से पहले सबसे सेंसिटिव इक्विपमेंट हटा दिए गए थे। जो बचा है वो हार्पी की कैपेबिलिटीज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हार्पी एक सीधा साधा रिसर्च प्रोजेक्ट है या प्रलय का दिन लाने वाला हथियार? सच शायद कहीं बीच में होगा। कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की तरह ये वहां मौजूद है जहां साइंटिफिक रिसर्च और पोटेंशियल मिलिट्री यूज मिलते हैं। हार्पी में जो चिंता की बात है वो ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि वो है जो छुपाया गया है। जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें 75 सालों के लिए सील कर दिया गया था। कई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स के बावजूद हार्पी के ऑपरेशनल हिस्ट्री और टेक्निकल कैपेबिलिटीज का एक बड़ा हिस्सा रिडैक्टेड या विथहेल्ड है। हार्प बनने के दशकों बाद भी ये गोपनीयता अटकलों को हवा देती रहेगी। कई मायनों में हार्पी हमारी प्रजाति की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है कि हम प्लैनेटरी स्केल पर नेचुरल सिस्टम्स को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज के थ्रू, जो इंजीनियरिंग के थ्रू, या आयोनोस्फीयर में हेरफेर करके मानवता पृथ्वी के बेसिक सिस्टम्स को बदल सकती है, अक्सर बिना अंजाम समझे। हाउ डेयर यू! ओह, ये तो उम्मीद नहीं थी। हार्पी पावर के बारे में भी कुछ कहता है। पावर स्ट्रक्चर जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो छुपा रहता है। हमें कहा जाता है कि चिंता मत करो, हमें बताया जाता है कि सेना हमारा ख्याल रख रही है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से लेकर ऑपरेशन नॉर्थवुड्स तक गोपनीयता शायद ही कभी जनता के हित में काम करती है। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में टेस्ला ने सपना देखा था कि वो मानवता को मुक्त करेगी, वो अब कंटीले तारों के पीछे है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा संचालित जिनके क्लासिफाइड बजट्स हैं और लिमिटेड ओवरसाइट है। टेस्ला का सपना सिर्फ फ्री एनर्जी का नहीं था, ये फ्री नॉलेज का भी था। सेना ने दोनों ले लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हर चीज पर सवाल उठाएं, इन फैसिलिटीज पर रिसर्च करें, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग का समर्थन करें, ट्रांसपेरेंसी की मांग करें, क्योंकि जब हमारे ऊपर का आसमान हथियार बन जाता है तो हम चुप नहीं रह सकते। सत्ता में बैठे लोगों के लिए हमारी चुप्पी का सिर्फ एक ही मतलब है,